हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये है फ्रेंड्स रिटॉरिक एंड प्रोसोडी को लेकर। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हम रिटॉरिक प्रोसोडी उसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस हम एज से रिलेटेड हैं वो भी इसी में हम डिस्कस करेंगे, या फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं या इवन फिगर स्पीच है। तो फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन यहाँ आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो लेक्चर है फ्रेंड्स ये इक्वली आपका टीचिंग को लेके कोई सा भी कंपटीशन हो, आपका डीएसएसबी हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, फ्रेंड्स सब में ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये है सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है एन एक्सटेंडेड नैरेटिव which carries a second meaning along with its surface story would be called। देखिए कोई जो डिवाइस, ऐसी डिवाइस जिसका कोई सरफेस पे मीनिंग कुछ और होता है और बॉटम पे कुछ और मीनिंग होता है, तो ऐसी स्टोरी को हम क्या कहते हैं? ऐसी स्टोरी को देखिए सिंबल, एलिगरी, एक्सपोजिशन, कंसीट। इसमें अगर बात करें चारों ऑप्शन में तो ऐसी जो स्टोरी है उसको कहा जाता है फ्रेंड्स एलिगरी। क्लियर? और एलिगरी में बड़ा नाम आता है पिलग्रिम प्रोसेस का, पिलग्रिम प्रोग्रेस का, जो बनियन की थी। क्लियर? तो बात समझ में आई फ्रेंड्स एलिगरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म, कौन सा टर्म ऐसा है अप्लाइड टू ए कैरेक्टर टाइप और प्लॉट पैटर्न और डिस्क्रिप्शन, जो कैरेक्टर टाइप, प्लॉट पैटर्न या डिस्क्रिप्शन को लेकर है, विच रिकर्स फ्रीक्वेंटली इन लिटरेचर, जो अक्सर लिटरेचर में होता है, एंड इज थॉट टू इवोक प्रोफाउंड इमोशंस रिस्पॉन्सेज इन द रीडर बाई इवोकिंग एन इमेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन अनकॉन्शियस माइंड। देखिए ये ऐसा टर्म है, लिटरेरी टर्म है, जिसको देख के, जिसको पढ़ के रीडर के मन में अचानक से ही कोई इमोशन, कोई रिस्पॉन्स अचानक से ही उनके मन में उभर आता है। और वो कैसी मेमोरी होती है, वो कैसी इमेज होती है जो कहीं ऑलरेडी उनके अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी होती है। क्लियर? यानी सिंपल से वे में कहें जो ये कहना चाह रहा है कि कोई ऐसी इमेज जब हम पढ़ रहे हैं अचानक से ही कोई पुरानी बात हमें याद आ गई, पुरानी इमेज हमारे माइंड में उभर आई, तो उसको हम क्या कहते हैं? देखिए मिथ है ऑप्शन, इडिपस कॉम्प्लेक्स है, आर्कीटाइप है और एनाग्नोसिस है। तो फ्रेंड्स सीधा हम यहाँ आंसर की बात करते हैं, क्योंकि एक एक ऑप्शन को अगर एक्सप्लेन करते चलेंगे तो लेक्चर बड़ा लेंदी हो जाएगा और लेंदी के साथ साथ ही शायद आपके लिए बोरिंग भी हो जाए, क्योंकि ये इस तरह के जो डिटेल क्वेश्चन हैं इनकी जब हम नेट की स्टडी कर रहे होते हैं तब हमें एक एक पॉइंट को बड़े माइन्यूटली ऑब्जर्व करके चलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ आंसर की तो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स आर्कीटाइप। जो आर्कीटाइप का मतलब होता है फ्रेंड प्राचीन। क्लियर? यानी एक ऐसी इमेज, एक ऐसी बात जो अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई थी और वो कहाँ है, वो हमारे मन में उभर आई लिटरेचर को पढ़ के। बात क्लियर फ्रेंड्स? तो उसको हम आर्कीटाइप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स बैरोक, बड़ा अच्छा वर्ड लगता है मुझे बैरोक। और बैरोक क्या कहते हैं? एक ये कह लिए आप, ये जो हाईली डेकोरेटेड जो पीस होता है लिटरेचर का उसको हम बैरोक कहते हैं। अब हिलेरियस एंड सार्केस्टिक लिटरेचर, लग्जूरियस एंड एक्स्ट्रावेजेंट लिटरेचर और डल एंड अनएंथुजियास्टिक लिटरेचर, और फ्रेंड्स सीरियस एंड पेडांटिक लिटरेचर। सीरियस पेडांटिक नहीं है, डल एंड एंथुजियास्टिक भी नहीं है, ये क्या है फ्रेंड्स? ये है लग्जूरियस एंड एक्स्ट्रावेजेंट लिटरेचर, और यू कैन से हाईली ऑर्डिनेटेड लिटरेचर। क्लियर फ्रेंड्स? तो लग्जूरियस और एक्स्ट्रावेजेंट लिटरेचर, ये आंसर इसका ओके हो गया। चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ मैंने आंसर नहीं दिए हैं, और आंसर ना देने का पर्पज़ मेरा ये है कि अगर आप इस तरह का एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी होता है और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन भी है। तो इसको आप अपने हिसाब से भी मार्क करके चल सकते हैं। भाई क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, पेन कॉपी लेके बैठे, ये नंबर क्वेश्चन है, मान लिया 4 है, तो आपने अपने आप उसका ऑप्शन लिख लिया,
फिर मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ साथ साथ, वो आपका आंसर भी वहाँ आप मैच कर सकते हैं उससे। तो मुझे लगता है अगर आंसर ना दिए जाएं तो डबल बेनिफिट हो जाता है। और आपकी क्या राय है, आप मुझे बता सकते हैं। आपको लगता है आंसर देने हैं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आंसर भी नीचे डिस्प्ले कर दूंगा। देखिए बैलस लेटर्स, बैलस लेटर्स क्या होता है फ्रेंड्स, बैलस लेटर्स कहते हैं हम कोई प्रोज में जो लाइटर राइटिंग होती है उसको हम बैलस लेटर्स कहा जाता है। क्लियर। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग नहीं है, ब्यूटीफुल लेटर राइटिंग नहीं है, चीफ वर्क और मास्टरपीसेस नहीं है, क्या है, लाइटर राइटिंग इन प्रोज। क्लियर फ्रेंड्स, लाइटर से मतलब है हल्के फुल्के अंदाज में जो लिखा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। बेथोस। अब देखिए बेथोस है ये, डेफिनेटली मैंने आपको जो जहाँ फिगर स्पीच कराई थी वहाँ कराया था। और बेथोस क्या होता है फ्रेंड्स, बेथोस होता है मीन्स ये मान लीजिए अब जो क्लाइमेक्स होता है, क्लाइमेक्स का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एंटी क्लाइमेक्स या बेथोस उसको कहा जाता है। तो बेथोस की अगर बात करें तो क्या है, इंटेंशनल ल्यूडिक्रस डिसेंट फ्रॉम द एग्जाल्टेड टू द कॉमनप्लेस, कि एक ऐसा इंटेंशनल ल्यूडिक्रस डिसेंट और एग्जाल्टेड टू कॉमन प्लेस तक पहुंचने वाला कोई लिटरेचर, या अनइंटेंशनल ल्यूडिक्रस डिसेंट फ्रॉम द एग्जाल्टेड टू द कॉमन प्लेस। इंटेंशनल होता है या अनइंटेंशनल होता है। अब बात ये, बाकी तो सारी चीज़ें सेम है, देखिए बड़ा क्लोज इसने यहाँ अंतर दे दिया कि जो बेथोस होता है वो इंटेंशनल आता है, कि जब एंटी क्लाइमेक्स की बात हम करते हैं तो क्या वो इंटेंशनल होता है, वो ऑथर जानबूझ के रखता है, या वो सडनली वहाँ आ जाता, अनइंटेंशनल होता है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, अच्छा इसके बाद आते हैं सडन राइज टू एन एग्जाल्टेड स्टाइल फ्रॉम द कॉमन प्लेस। अब देखिए यहाँ राइज की बात कर रहा है, ऊपर फॉल की बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स क्या है, देखिए राइज तो है नहीं, राइज तो क्लाइमेक्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो यहाँ तो बात है एंटी क्लाइमेक्स की। तो अब बात यहाँ इन दोनों ऑप्शन में अटक जाती है कि वो इंटेंशनल होता है बेथोस या अनइंटेंशनल होता है। और फ्रेंड्स अगर मैं कहूँ तो देखिए इसके आंसर की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, अगर बेथोस है तो बेथोस का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो अनइंटेंशनल होता है। बात क्लियर, यानी बेथोस क्या है, बेथोस है अनइंटेंशनल ल्यूडिक्रस डिसेंट, और अगर इंटेंशनल की बात हो रही है तो वो नहीं है। तो इसका आंसर अगर हम फाइनली देखें तो ये आंसर इसका बी वाला हो गया। पता लग गया आपको क्यों हो गया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं। इन केस ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री द टर्म इज यूज टू डेजिग्नेट एन ingenious and fanciful notion or conception usually expressed through analogy। analogy क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सादृश्यता, and pointing to the striking parallel between two seemingly dissimilar things। आइडेंटिफाई द टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए यहाँ बात कह रहा है कि पैरेलल, पॉइंटिंग अ स्ट्राइकिंग पैरेलल बिटवीन टू सीमिंगली डिसिमिलर थिंग्स, कोई एक सादृश्यता और कैसी चीज़ों के बीच जो दोनों में एक जैसी दिखे, जो डिसिमिलर हैं लेकिन उनमें भी कहीं सादृश्यता दिख रही है। तो मेटाफिजिकल पोएट्री में ये टर्म यूज़ हुआ है, स्पेशली कह दिया मेटाफिजिकल पोएट्री की बात यहाँ कर रहे हैं। तो मेटाफिजिकल पोएट्री की अगर बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ जो कंसीट होता है, और कंसीट किसको कहते हैं, कंसीट एक प्रकार का जैसे मेटाफर आप कहते हैं, बस मेटाफर को आप एक मान लीजिए वो कंसीट होता है। क्लियर। तो यानी यहाँ क्या है, यहाँ पर क्या है, डिसिमिलर थिंग्स के बीच कोई सिमिलरिटी यहाँ दिखाई देती है, किसमें फ्रेंड्स, कंसीट में। और स्पेशली जो टर्म यूज हुआ है वो किसमें, मेटाफिजिकल पोएट्री में ही यूज हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड आता है डिनाउमेंट इन ड्रामा। डिनाउमेंट क्या है फ्रेंड्स, अभी पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसको जो डिस्कस किया था, वो हमारी जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग में भी हमने डिनाउमेंट को डिस्कस किया था, और मीनिंग भी इसका अक्सर पूछा जाता है। तो और यहाँ लिटरेरी टर्म्स में भी ये आ गया। देखिए व्हाट इज मेंट बाय डिनाउमेंट इन ड्रामा। डिनाउमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, डिनाउमेंट तो क्या होता है, देखिए फाइनल अनरावलिंग ऑफ द प्लॉट, जो एंडिंग से पहले
मीन्स जब कोई कॉमेडी और कोई ट्रेजेडी अगर होती है तो जो डिनाउमेंट होता है वो फाइनल अनरेवलिंग होती है प्लॉट की। और किसके केस में ये टर्म यूज़ होता है? ये टर्म यूज़ होता है फ्रेंड्स कॉमेडी के लिए। क्लियर? डिनाउमेंट। ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। एंटी क्लाइमैक्स, एक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस और एंड नहीं। क्या है? फाइनल अनरावलिंग ऑफ द प्लॉट। वो क्या है फ्रेंड्स? वो डिनाउमेंट होती है। व्हाट डू यू मीन बाई डेक्स एक्स मशीना? और डेक्स एक्स मशीना क्या है फ्रेंड्स? ये एक्चुअल में क्या है, किसी भी ईपिक पोएम में जो सुपर नेचुरल एजेंसी होती है, जो सुपर नेचुरल थिंग्स होती हैं, उनको हम डेक्स एक्स मशीना कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो आंसर की अगर बात करें इसकी, तो ये हो जाएगा हमारा क्या है फ्रेंड्स? द सुपर नेचुरल एजेंसी इन एन ईपिक पोएम। और कॉन्ट्राइड प्लॉट नहीं है, मेन थीम, सडन अनएक्सपेक्टेड टर्न इन फॉर्च्यून नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज सेजुरा इन पोएट्री? पोएट्री में सेजुरा क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, सेजुरा कहते हैं एक पॉज को। और पॉज की अगर बात करें तो वेरी गुड, देखिए चारों ऑप्शन में ही पॉज दिख गया। अ पॉज, अ पॉज, अ पॉज और एनी पॉज इन पोएट्री। अब डेफिनेटली अगर आपने सेजुरा पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। चलिए हम अभी एक्सप्लेन कर देते हैं 2 मिनट में। अ पॉज इन ए लाइन ऑफ वर्स डिक्टेटेड बाय द मीटर। लाइन ऑफ वर्स की वर्स लाइन में एक पॉज, जी नहीं। अ पॉज इन द लाइन ऑफ वर्स नॉट डिटेक्टेड बाय द मीटर बट द नेचुरल रिदम ऑफ द लैंग्वेज। एक ऐसा पॉज होता है जो मीटर से तो समझ में नहीं आता, लेकिन जो नेचुरल रिदम होती है लैंग्वेज की, उससे हम उसको समझ पाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ऑप्शन पे, द पॉज आफ्टर एवरी स्टेंजा, हर स्टेंजा के बाद पॉज, इनबिल्ट इनटू द रिदम ऑफ, इनबिल्ट इनटू द रिदम ऑफ लैंग्वेज एंड मीटर। और एनी पॉज इन पोएट्री। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा कौन सा है? एक ऐसा पॉज होता है लाइन में जिसको नेचुरल रिदम जो होती है लैंग्वेज की, उसमें तो पकड़ा जाता है वो, उसमें हम उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर वैसे हम बात करें, उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। अ पॉज इन ए लाइन ऑफ वर्ड्स नॉट डिटेक्टेड बाय मीटर। मीटर से हम इसको नहीं समझ पाते। किसको फ्रेंड्स? सेजुरा को। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ये बी हो गया। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डाइथीरम। डाइथीरम इज एन इमोशनल कोरल हिम ऑफ। अब देखिए जो डाइथीरम है ये क्या है, बता दिया इसने। इमोशनल कोरल हिम होते हैं, सॉन्ग होते हैं एक प्रकार के। और ये कह रहा किसके लिए हैं? अपोलो, सैटर्न, डायनोसियस के लिए हैं, किसके लिए हैं? या नन ऑफ द अबव। अब फ्रेंड्स फ्रैंकली कहूँ तो शायद आपने नाम भी ना सुना हो डाइथोरम का। लेकिन डाइथोरम जो होते हैं फ्रेंड्स, जो डायनेसियस है, डायनीसियस बाय साइरेक्यूज। अब ये साइरेक्यूज का राजा था डायनीसियस। तो ये डायनीसियस के ऊपर जो हिम्स हैं वो हैं जिनको हम डाइथीरम कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये क्या है आंसर आपका क्या हो गया? डायनोसियस हो गया यहाँ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। हु वॉज द पायनियर ऑफ द आइडिया ऑफ डीकंस्ट्रक्शन? डीकंस्ट्रक्शन का आइडिया दैट होल्ड्स दैट। अब डीकंस्ट्रक्शन का आइडिया क्या था? क्या था डीकंस्ट्रक्शन? अगर आप कहें तो डीकंस्ट्रक्शन था फ्रेंड्स, नो वर्क ऑफ लिटरेचर whatsoever has been able to express exactly what it wanted to say। कि लिटरेचर का कोई भी वर्क्स ऐसा नहीं होता जो आइडिया ऑथर कहना चाह रहा है वो एग्जैक्टली उस मैसेज को कन्वे कर पाए। क्लियर? और ये जो आइडिया है, ये जो थॉट है, ये जो विचारधारा है, ये कहलाती है डीकंस्ट्रक्शन। बात क्लियर फ्रेंड्स? तो देखिए इस एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन हमें क्लियर हो रहे हैं।
पहली बात तो डीकंस्ट्रक्शन क्या है, तो डीकंस्ट्रक्शन क्या है, एक ऐसा आइडिया है कि जिसमें ये विचारधारा है कि नो वर्क ऑफ लिटरेचर व्हाट्सएवर हैज़ बीन एबल टू एक्सप्रेस एग्जैक्टली व्हाट इट वांटेड टू से, कि कोई भी लिटरेचर का वर्क जो वो कहना चाहता है एग्जैक्टली उसको नहीं कह पाता, एंड दैट इज़ डीकंस्ट्रक्शन। बात क्लियर है फ्रेंड्स? अब डीकंस्ट्रक्शन तो क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं हु वॉज द पायनियर, पायनियर कौन था इस आइडिया का। और फ्रेंड्स अगर डीकंस्ट्रक्शन की बात हो तो एक नाम निकल के आता है, क्या आता है, चलिए पहले ऑप्शन पढ़ देते हैं। नॉर्थॉप फायर और फ्राई, नॉर्थॉप फ्राई, डेनियल डिरोंडा, टी.एस. एलियट और जैक्स डेरिडा। अब इनमें तो फ्रेंड्स आपने एक ही नाम सुना होगा अभी, टी.एस. एलियट, बाकी तो शायद ना सुना हो। लेकिन अगर आंसर की अगर बात करें तो फ्रेंड्स आंसर है इसका जैक्स डेरिडा। जैक्स डेरिडा का नाम लिया जाता है अगर कहीं बात होती है डीकंस्ट्रक्शन की। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आप बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये क्या है फ्रेंड्स, व्हाट इज एन इक्लॉग, इक्लॉग क्या होता है। अब इस इक्लॉग से फ्रेंड्स एक तो आप ईपीलॉग और जो प्रोलॉग था उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। बात समझ रहे हैं? ड्रामा में हमने पढ़ा था शेक्सपियर के प्लेज में, कुछ प्लेज में तो प्रोलॉग था, कुछ में क्या था, ईपीलॉग था। लेकिन यहाँ क्या है फ्रेंड्स, इक्लॉग। तो ये जो इक्लॉग है ये क्या होता है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं आप। पोयम एक्सप्रेसिंग लामेंट और सोरो, लामेंट और सोरो को बताने वाली कोई पोयम। चलिए सेकंड बढ़ जाते हैं, शॉर्ट पेस्टोरल पोयम, एक छोटी, पेस्टोरल कहते हैं देहाती, रिलेटेड टू शेफर्ड्स, विद शेफर्ड्स कन्वर्स विद वन अनदर, एक ऐसी पोयम जिसमें एक शेफर्ड दूसरे शेफर्ड से बातचीत करता है, ऐसी पोयम। और थर्ड ऑप्शन है अ शॉर्ट लिरिक डिस्क्राइबिंग एन इंसिडेंट ऑफ डीप सोरो लाइक डेथ, कि एक ऐसा लिरिक जो बताता है, किसको बताता है, डीप सोरो को बताता है, मृत्यु के जैसा जो दुख है उसको वो बताता है। और नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर इक्लोग की बात करें तो देखिए इक्लोग क्या होती है, इक्लोग होती है एक पेस्टोरल पोयम और शॉर्ट पेस्टोरल पोयम जिसमें एक शेफर्ड दूसरे शेफर्ड से कन्वर्स करता है, वार्तालाप करता है। क्लियर? तो आंसर आपका क्या हो गया, ये बी वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, एपिस्टल। एपिस्टल क्या होते हैं फ्रेंड्स, एपिस्टल, EPISTLE, एपिस्टल। अब एपिस्टल क्या है, देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे होंगे कि एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और किस लेवल का यहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एपिस्टल क्या होता है फ्रेंड्स, लेटर इन वर्स, स्टोरी इन वर्स, प्ले इन वर्स और एसे इन वर्स। यानी कोई लेटर जब वो छंद में लिखा होता है, पोएम फॉर्म में लिखा होता है, कोई स्टोरी जब पोएम फॉर्म में लिखी होती है, कोई प्ले वर्स में लिखा होता है या कोई ऐसे वर्स में लिखा होता है। तो फ्रेंड्स अगर आंसर की बात करें तो कोई जो लेटर अगर कोई वर्स में लिखा हुआ है तो वो किसका पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं एपिस्टल। बात क्लियर? यानी एपिस्टल क्या है, एपिस्टल इज अ लेटर इन वर्स, वर्स में लिखा गया लेटर एपिस्टल कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ 4 टाइप ऑफ कंपोजिशन, 4 प्रकार के कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं, ऑगमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, नरेशन और चौथा कौन सा होता है फ्रेंड्स, एक्सप्रेशन है, समेशन है, एक्सपोजिशन है या एक्सटेंशन है। तो फ्रेंड्स अगर इसके आंसर की बात करें तो देखिए यहाँ एक्सपोजिशन होता है, जो कोई कंपोजिशन होता है, कोई भी राइटिंग जब कंपोज करते हैं तो उसमें 4 प्रकार होते हैं उसके, एक ऑगमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, नरेशन और एक्सपोजिशन। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्कूल ऑफ पोएट्री विच फ्लोरिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ एजरा पॉन्ट, एजरा पॉन्ट के लीडरशिप में एक स्कूल पोएट्री का फ्लोरिश हुआ इन सेकेंड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के सेकेंड डिकेड में। बात क्लियर? यानी 20th सेंचुरी की बात हो रही है तो 1900 से कौन सी सेंचुरी लग जाती है, 20th सेंचुरी लग जाती है।
तो यानी 1920 के आसपास की बात हो रही है। 1920s के आसपास जो स्कूल फ्लोरिश हुआ और उसका लीडर कौन था, वो था फ्रेंड्स एजरा पाउंड। तो एजरा पाउंड के लीडरशिप पे जो स्कूल हुआ उसको क्या नाम दिया गया फ्रेंड्स? सिंबोलिज्म था, इमेजिज्म था, एक्सप्रेशनिज्म था और इम्प्रेशनिज्म था। बताइए, शायद आपने पढ़ा, अगर एजरा पाउंड को पढ़ा है फ्रेंड्स तो ये इनमें से जो ऑप्शन है इसके वो भी पढ़े होंगे। फ्रेंड्स देखिए, बात हम करें तो वो जो स्कूल था जिसकी यहाँ बात हो रही है वो फ्लोरिश हुआ एजरा पाउंड के लीडरशिप में, वो था फ्रेंड्स इमेजिज्म। क्लियर फ्रेंड्स? क्या? इमेजिज्म। और फ्रेंड्स ये जो लिटरेरी मूवमेंट है फ्रेंड्स, इनको वास्तव में तो हमें जो डिटेल स्टडी है इनकी कर लेनी चाहिए। और फ्रेंड्स ड्यूरेशन बड़ा शॉर्ट है एक्चुअल में। देखिए, एक एक चीज़ अगर एक्सप्लेन कराने लगे ढंग से तो टीजीटी या पीजीटी की तैयारी के लिए कम से कम हमें 1 ईयर चाहिए। और फ्रेंड्स 1 ईयर ये बड़ा हेक्टिक जॉब है। अब 1 साल से क्या ये फ्रेंड्स 7 से 8 महीने हो गए मुझे भी लगातार चैनल पर मटेरियल देते हुए, एक लेक्चर डेली दे रहा हूँ, लेकिन अभी भी कोर्स नहीं निपट पा रहा है। तो समझ सकते हैं आप कितना लेंदी सिलेबस होता है। नाम बड़ा छोटा सा होता है, कहते हैं 4 ऑथर ही तो हैं टीजीटी में, कुछ और थोड़ी है। लेकिन फ्रेंड्स लिटरेरी टर्म्स के नाम पे, फिगर स्पीच के नाम पे, रिटोरिक के नाम पे कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। आप कहाँ तक कहेंगे कि ये चीज़ है या नहीं है? चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिवाइस कॉल्ड बाय विच राइटर एक्सप्रेसेस ऑलमोस्ट द ऑपोजिट मीनिंग टू व्हाट ही ऑस्टेंसिवली स्पीक्स? देखिए कि कौन सी लिटरेरी डिवाइस जिसमें राइटर एक्सप्रेस करता है ऑपोजिट मीनिंग, क्या विरोधी बातें, और कैसे ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है एज अपीयर टू बी ट्रू, जो सत्य प्रतीत होती है। क्लियर फ्रेंड्स? कोई ऐसी बात जो सत्य प्रतीत होती है लेकिन ऑथर वहां क्या करता है, उसका ऑपोजिट मीनिंग वहां देता है। तो फ्रेंड्स वो क्या होती है? वो पैराडॉक्स हो सकती है, क्या कंसीटेड, आयरनी या अंडर स्टेटमेंट? सोचिए ज़रा क्या आंसर हो सकता है इसका। यानी एक ऐसी बात जो कैसी दिख रही है, जो अपीयर तो सत प्रतीत होती है, सत्य लगती है, लेकिन मीनिंग वहाँ ऑलमोस्ट उसका अपोजिट होता है। तो उसको फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फ्रेंड्स आयरनी। अब आप कहेंगे आयरनी क्या होती है? तो फ्रेंड्स आयरनी तो वैसे हम जब फिगर स्पीच पढ़ाई है वहाँ डिटेल में मैंने पढ़ा रखी है, तो यहाँ टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं कहूँगा आप डिटेल में एक बार उस लेक्चर को देख ले आयरनी को, तो वहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आयरनी, पैराडॉक्स, दोनों चीज़ें मैंने वहाँ पढ़ा रखी हैं और उसमें कैसे अंतर करें ये भी क्लियरली आपको बता रखा है। अब ये आपके ऊपर है किस लेवल तक आप उन लेक्चर्स को देख पाते हैं या समझते हैं या लर्न कर पाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मैलाप्रोपिज्म। मैलाप्रोपिज्म क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो रिडिकुलस मिसयूज ऑफ वर्ड्स, मीन्स जो हास्यास्पद एक मिसयूज होता है वर्ड्स का, शब्दों का आपने मिसयूज कर दिया, और किस लेवल पे कर दिया? वो हास्यास्पद वे में कर दिया, हास्यास्पद तरीके से कर दिया। तो उस टर्म को हम कहते हैं मैलाप्रोपिज्म। और ये कहाँ से आया फ्रेंड्स? ये आया है मिसेस मैलाप्रोप, एक कैरेक्टर रहा है शेल्डन का, और शेल्डन के कौन से नॉवल में कैरेक्टर रहा है ये क्वेश्चन पूछ लिया। हालांकि देखिए फ्रेंड्स, जो शेल्डन है वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन अब अगर इस लिटरेरी टर्म की अगर इस बात कर रहे हैं मैलाप्रोपिज्म की, तो वो तो सिलेबस में है, वो तो सिलेबस का पार्ट है, और सिलेबस का पार्ट है तो ये भी पूछा जा सकता है भाई ये टर्म किसने दिया। क्लियर? और यही बात हो रही है कि ये दो बातें हो गई। ये कॉइन तो क्या किसने किया फ्रेंड्स? यहाँ से हुआ मैलाप्रोपिज्म, मिसेस मैलाप्रोप से आया। कॉइन किसने कर दिया? शेल्डन ने कर दिया अपने नॉवल में। और अब उस नॉवल का नाम है फ्रेंड्स, 3 क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो रहे हैं आपके, और वो नॉवल था फ्रेंड्स द राइवल्स। द राइवल्स में एक कैरेक्टर है मिसेस मालाप्रोप, तो मिसेस जो मालाप्रोप है, मालाप्रोप से ही ये टर्म आया है मैलाप्रोपिज्म। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। लैम्पून, अ क्रूड डिफेमेटरी सटायर यूजुअली अटैकिंग अ
लैम्पून क्या है फ्रेंड्स? एक क्रूड, डिफेमेटरी, निंदात्मक एक सटायर होता है, और जो अटैक करता है, किस पे अटैक करता है? एक रेस पे, जाति पे, किसी देश पे, किसी रिलीजन पे, या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए लिखा जाता है। तो लैम्पून की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, लैम्पून जो एक अटैक होता है और वो किसी इंडिविजुअल पे अटैक होता है, किसी व्यक्ति पे अटैक करते हुए डिफेमेटरी सटायर जो लिखा जाता है उसको हम कहते हैं लैम्पून। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। अ मिरेकल प्ले इज़ वन इन विच, एक मिरेकल प्ले फ्रेंड्स, मिरेकल प्ले और मिस्ट्री प्ले ये हमने ये भी पढ़े हैं फ्रेंड्स। जब आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाई है मैंने, तब इन चीज़ों को बड़े ध्यान से पढ़ाया है। एक एक पॉइंट आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा, क्या मिरेकल प्ले क्या है, मिस्ट्री प्ले क्या है। क्लियर? तो मिरेकल प्ले की बात कर रहे हैं, यहीं वहीं क्वेश्चन यहाँ आ गया। चलिए देख लेते हैं ज़रा क्या क्या कह रहा है। इम्प्रोबेबल एंड सेंसेशनल कैरेक्टर्स आर शोन, कि जिसमें सेंसेशनल कैरेक्टर्स होते हैं। सुपरनेचुरल थीम जिसकी होती है, कैरेक्टर्स आर डिस्प्लेड, सुपरनेचुरल थीम मिरेकल प्ले की। और सेक्रेड सब्जेक्ट होता है, जो सेक्रेड सब्जेक्ट रिप्रेजेंट किया जाता है। और मेडिवल सेटअप होती है, और थीम्स आर डेल्ट विद, कि मेडिवल सेटअप में जिसकी थीम दी गई होती है। तो चलिए विचार कर लेते हैं ज़रा। इम्प्रोबेबल सेंसेशनल कैरेक्टर की कोई बात नहीं है, यहाँ नहीं होते। सुपरनेचुरल थीम जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी नहीं होती, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और फ्रेंड्स डेफिनेटली अब तीसरा जो पॉइंट है सेक्रेड सब्जेक्ट, अगर मिरेकल प्ले की बात करें तो ये इनका जो सब्जेक्ट होता है वो होता है फ्रेंड्स सेक्रेड। क्लियर? यानी पवित्र थीम इनकी होती है, उस पवित्र विचारधारा पे ये लिखे जाते हैं, जिसको आप कहते हैं मिरेकल प्ले। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मोनोडी? मोनोडी क्या है बताइए। अगर मैं आपसे ही पूछ लूं मोनोडी क्या है, तो फ्रेंड्स मोनोडी की बात करते हैं तो एक मोनोडी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने भी लिखी है। चलिए नाम तो उसका आपको टेनिसन पढ़ते हुए ही पता लगेगा। अब टेनिसन की बात करें तो बात लेंदी हो जाएगी, बात दूर तक जाएगी। तो क्या होती है मोनोडी? एक पोयम होती है, और कैसी पोयम होती है? पोयम ऑफ मॉर्निंग स्पोकन बाय वन पर्सन ओनली। एक ऐसी पोयम होती है जो केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा बोली जाती है। अ पोयम रिगार्डिंग प्रेज ऑफ वन इंडिविजुअल, कि एक ऐसी पोयम होती है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के प्रशंसा करता है। एक पोएम अबाउट वन सेल्फ, एक पोएम जो खुद के बारे में लिखी जाती है। वंस ऑन थॉट्स एंड आइडियाज़, जिसमें पोएट अपनी विचारधारा ही, अपने आइडियाज़, अपनी थॉट को ही बताता है। या अ पोएम रिटन विद सिंगुलर मैट्रिक पैटर्न, जैसे सिंगुलर मैट्रिक पैटर्न पे पोएम लिखी जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए चार ऑप्शन में अगर हम बात करें, एक ये ऐसी पोएम होती है मोनोडी जो बताती है मॉर्निंग को, यानी विलाप को, विलाप करते हुए ऑथर लिखता है। और स्पोकन बाय वन पर्सन ओनली। देखिए मोनो, मोनो का मतलब आ गया वन, तो वन पर्सन, वन पर्सन के द्वारा बोली जाती है, और मॉर्निंग पोएम ये होती है। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ आंसर इसका आपका बी ना होके क्या हो गया? ए हो गया, क्योंकि बी में प्रेज कह रहा, प्रेज नहीं है, वन सेल्फ नहीं है, और सिंगुलर मैट्रिक पैटर्न नहीं है। तीनों आंसर ये बिल्कुल भी नहीं है। ए वाला आंसर आपका ओके हो गया मोनोडी को लेकर। चलिए फ्रेंड्स, लिमरिक इज ए स्पेशल ऑफन रिबार्ड, और लिमरिक की बात बताई है फ्रेंड्स। जब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एक लेक्चर था हमारा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को लेके, वहाँ लिमरिक भी हमने डिस्कस किया था। बहुत डिटेल तो लिमरिक को नहीं पढ़ा था हमने। तो लिमरिक क्या है? कि स्पेशल ऑफन रिबार्ड, और रिबार्ड क्या होता है फ्रेंड्स? रिबार्ड होता है रेफरिंग सेक्सुअल मैटर इन एन अम्यूजिंग रूड वे में। जब ऑथर एक सेक्सुअल मैटर को बताता है तो वो क्या होता है फ्रेंड्स? वो कहीं ना कहीं वो लिमरिक होता है।
स्पीसीज ऑफ लाइट वर्स फर्स्ट पॉपुलराइज्ड बाय। एक लाइट वर्स, एक हल्का फुल्का ये छंद होता है लिमरिक, हल्की फुल्की कविता होती है लिमरिक। तो इस लिमरिक में क्या होता है, इसका सब्जेक्ट तो फ्रेंड सेक्सुअल मैटर हो गया और एक रूड वे में हो गया। और लिमरिक की बात करें तो इसको पॉपुलर जो किया फ्रेंड्स, वो पॉपुलर किया था एडवर्ड लीयर ने। ये जो सेकंड नाम आपको दिख रहा है एडवर्ड लीयर ने इस लिमरिक जो थी पोएम, इसको बड़ा पॉपुलर किया था। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, व्हाट इज द टर्म यूज्ड बाय एमिली जोला एंड अदर फ्रेंच राइटर्स टू डिस्टिंग्विश देयर मेथड्स फ्रॉम द रियलिज्म ऑफ बाल्ज़ेक एंड फ्लूबर्ट। अब देखिए कि रियलिज्म था, विचारधारा क्या थी रियलिज्म की, और उस विचारधारा से जो दूसरा राइटर था एमिली जोला और बाकी फ्रेंच राइटर्स ने अपने मेथड को, अपनी विचारधारा को इस विचारधारा से, इस रियलिज्म से अलग कर लिया। तो वो जो रियलिज्म से अलग कर लिया, तो वो टर्म यहाँ इन्होंने एक नया टर्म कॉइन किया और वो नया टर्म था फ्रेंड्स नेचुरलिज्म। ये वाला नेचुरलिज्म, क्लियर। अब डिटेल में फ्रेंड्स अगर बात करें तो डिटेल तो नेचुरलिज्म की हम नहीं यहाँ डिस्कस कर पाएंगे फ़िलहाल एमसीक्यू सीरीज़ में, लेकिन आंसर तो एक्सप्लेन करते चल रहे हैं, क्योंकि नेचुरलिज्म को अगर एक्सप्लेन करने लगे तो एक लेक्चर उसी पे चला जाएगा पूरा फ्रेंड्स, 35-40 मिनट का। हु कॉइन्ड द टर्म डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। अब एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की अगर बात हो रही है तो आप टर्म भी समझ गए होंगे ये किसने दिए, क्योंकि ये तो ऑथर आपके सिलेबस में है पीजीटी के, और डेफिनेटली ये जो टर्म है ये किसने दिया, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये दिया टीएस इलियट ने। क्लियर फ्रेंड्स, इलियट को डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी दोनों को ही डिस्कस भी करते चलेंगे। टू गेट द कंप्लीट मीनिंग ऑफ ए पोएम, ऑन्टोलॉजिकल। ऑन्टोलॉजिकल कहते हैं फ्रेंड्स, एक वर्ड आता है सत्ता मीमांसा, सत्ता मीमांसा। तो बस जो सत्ता मीमांसा है वो ऑन्टोलॉजिकल होता है, ऑन्टोलॉजी होती है सत्ता मीमांसा। और सत्ता मीमांसा क्या है फ्रेंड्स, किसी भी एग्जिस्टेंस की कोई चीज़ जो अस्तित्व में है, उस अस्तित्व में कोई चीज़ है तो उसकी अस्तित्व को कहते हैं देखिए सत्ता, और उस सत्ता की जो मेटाफिजिकल स्टडी होती है उसको आप कह देते हैं ऑन्टोलॉजिकल स्टडी। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये टर्म आपको क्लियर हो गया ऑन्टोलॉजिकल क्या मीनिंग है इस वर्ड का। तो ऑन्टोलॉजिकल जो क्रिटिसिज्म है क्या कह रहा है, टू गेट द कंप्लीट मीनिंग ऑफ अ पोएम, ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म। तो ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म की अगर बात कर रहे हैं पोएम की, तो पुट्स एम्फेसिस ऑन, तो ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म में यानी जो सत्ता मीमांसा का क्रिटिसिज्म है उसमें किस चीज़ पे जोर दिया जाता है फ्रेंड्स, वो टेक्सचर पे दिया जाता है, स्ट्रक्चर पे दिया जाता है, नरेटर पे दिया जाता है, या ए और बी टेक्सचर और नरेटर दोनों पे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली अगर किसी भी पोएम की ऑन्टोलॉजिकल स्टडी होती है, सत्ता मीमांसा को लेकर अगर उसकी स्टडी होती है, तो टेक्सचर और स्ट्रक्चर ये दोनों फैक्ट ऐसे हैं, ये दोनों जो पॉइंट हैं इन दोनों को हम स्टडी करते हैं, टेक्सचर को भी और उसके स्ट्रक्चर को भी। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पैनीगायरिक इज ए फॉर्मल रिटन और ओरल कंपोजिशन। एक ये फॉर्मल रिटन और ओरल कंपोजिशन ये होता है, और किसका होता है फ्रेंड्स, डिराइडिंग अ पर्सन, एक पर्सन की प्रशंसा करते हुए, लाउडिंग ए पर्सन, लमेंटिंग द डेथ ऑफ ए पर्सन, या सेलिब्रेटिंग द मैरिज ऑफ ए पर्सन। तो पैनीगायरिक किसके लिए लिखा जाता है, अब बात ये कह रहा है कि किसके लिए होता है, किसकी फॉर्मल राइटिंग ये होती है पैनीगायरिक। तो फ्रेंड्स पैनीगायरिक की बात करें तो इसको आप कहते हैं एक ऐसी कविता होती है जिसमें प्रशंसा होती है, प्रशंसा।
क्लियर। और प्रशंसा की अगर बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ऑप्शन चूज करेंगे लाउडिंग आ पर्सन, किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए, जो पैनिगाइरिक को कहते हैं प्रशंसा गीत। क्लियर फ्रेंड्स, प्रशंसा गीत। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। Which of the following is nuptial song praying for the joy and prosperity of the bride and the bridegroom? कि ये ऐसी न्यूपचल कहते हैं फ्रेंड्स रिलेटेड टू मैरिज, विवाह संबंधी ये गीत होते हैं और वैवाहिक गीत होते हैं जो बताते हैं, किसको बताते हैं, जॉय को और प्रॉस्पेरिटी को, दूल्हे दुल्हन की जो जॉय है, खुशी है, और उनका जो धन धान्य से वो भरे रहें, संपन्नता की, उनकी खुशी की जो कामना इन गीतों में की जाती है। कि जो वैवाहिक गीत हैं उनमें ये मंगल कामना की जा रही है कि जो दूल्हा और दुल्हन है उनका वैवाहिक जीवन अच्छा हो, वो सुखमय हो, और साथ साथ वो कैसा हो फ्रेंड्स, वो समृद्धि से भरा हुआ हो। तो ऐसे जो पोएम्स होती हैं, ऐसे पोएम्स को, ऐसे सॉन्ग्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे न्यूपचियल सॉन्ग क्या कहलाते हैं? देखिए, इलेजी नहीं होती, एपिस्टल भी नहीं होते, दोनों टर्म हमने पढ़ लिए। इक्लॉग भी नहीं है, ये भी हमने अभी पढ़ा था। क्लियर फ्रेंड्स। अब क्या है, कैसे है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन फ्रेंड्स एपिथेल्मियम की अगर बात आती है, एपिथेल्मियोन की, और एपिथेल्मियोन और प्रोथेल्मियोन, ये दो टर्म हैं जो बड़े फेमस किए, ये जो सॉन्ग्स हैं ये दिए, और इसमें नाम आता है फ्रेंड्स एडमंड स्पेंसर का। तो स्पेंसर ने ये जो गीत हैं ये बड़े पॉपुलराइज किए। क्लियर फ्रेंड्स। तो एपिथेल्मियोन क्या है, ये ऐसे गीत होते हैं, ये विवाह संबंधी गीत होते हैं जो दूल्हे और दुल्हन के आनंद और जो प्रॉस्पेरिटी है, धन धान्य है, उसकी ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, मंगल कामना करते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, जिस तरह से एक एक क्वेश्चन बड़ा आपका डिफ़िकल्ट आपको लग रहा होगा, तो अब इनको एक्सप्लेन भी थोड़ा थोड़ा हम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर 50 क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली आज का लेक्चर ही 1 घंटे से पार हो जाएगा। बट नेवर माइंड, चलिए फ्रेंड्स, काम तो करना ही है। इरविंग बैबेट, पॉल एल्मर मूर, नॉर्मन फॉल्टर स्टार्टेड अ रिएक्शनरी मूवमेंट। रिएक्शनरी कहते हैं फ्रेंड्स कॉजिंग रिएक्शन, रिएक्शन करने वाला यानी प्रतिक्रिया करने वाला मूवमेंट अगेंस्ट द एक्सेस ऑफ रोमांटिक इंडिविजुअलिज्म। जो रोमांटिक और रियलिस्टिक नेचुरलिज्म था, जो नेचुरलिज्म था और रोमांटिक इंडिविजुअलिज्म था, उसका क्या किया था, उसके अगेंस्ट इन्होंने एक मूवमेंट खड़ा किया था। किसने फ्रेंड्स, इरविंग बैबेट ने और पॉल एल्मर मूर ने और नॉर्मन फॉल्टर ने। तो वो मूवमेंट क्या था फ्रेंड्स, देखिए, न्यू ह्यूमनिज्म, न्यू प्लेटोनिज्म, नियोलॉजिज्म और न्यू रियलिज्म। और फ्रेंड्स डेफिनेटली अगर उस मूवमेंट की बात करें तो एक मूवमेंट आया था फ्रेंड्स न्यू ह्यूमनिज्म के नाम से। और ये कब आया था फ्रेंड्स, ये 1920s में 19वीं के शताब्दी के 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में ये मूवमेंट आया, और इसको नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था फ्रेंड्स, न्यू ह्यूमनिज्म। यानी ये वाला जो आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, दिस वन, ए वाला। बात क्लियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द डिवाइस कॉल्ड बाय विच नॉन ह्यूमन एंड नॉन लिविंग नेचर इज क्रेडिटेड विद ह्यूमन इमोशंस। अब ये शायद आप क्वेश्चन अगर समझ गए होंगे तो आंसर आपको इसका पता है, डेफिनेटली आपको आंसर पता है फ्रेंड्स। यानी एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस जिसमें नॉन ह्यूमन यानी जो निर्जीव हैं और नॉन लिविंग, क्लियर फ्रेंड्स, जो अमानवीय हैं, नॉन ह्यूमन अमानवीय हैं, और नॉन लिविंग जो मृत हैं, उन नॉन लिविंग नेचर इज क्रेडिटेड। तो जो इन नॉन ह्यूमन और नॉन लिविंग नेचर है, प्रकृति है, उसको ह्यूमन इमोशंस से जोड़ दिया जाता है। और फ्रेंड्स डेफिनेटली उस टर्म को हम क्या कहते हैं, उस पोएम को क्या कहते हैं, देखिए उस टर्म को पैरोडी, पैथेटिक फैलेसी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव और यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी।
पैरोडी तो शायद आपने पढ़ी है फ्रेंड्स, पढ़ाई है मैंने। पहले पैथेटिक फैलेसी भी आपको पढ़ाई है, दोनों पढ़ाए हैं। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव और यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी ये टर्म्स हमने नहीं पढ़े। लेकिन अगर हम बात कर लें अपने क्वेश्चन के आंसर की, तो पैथेटिक फैलेसी क्या होता है, इसमें ऐसा लगता है कि जैसे जो नेचर है वो ह्यूमन सोरोज में वो पार्टिसिपेट करती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि हम कह रहे हैं कि प्रकृति रो रही है हमारे संग, तो हम कह सकते हैं वो क्या है, मीन्स जो प्रकृति है वो हमारी ह्यूमन फीलिंग्स वो शेयर करती है। क्लियर? तो उसको आप कहते हैं पैथेटिक फैलेसी। अब चलिए, पैथेटिक फैलेसी की बात हो रही है तो आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे ये भी बता दीजिएगा ये टर्म किसने कोइन किया था, कमेंट करके। बस कितना सा कमेंट लिखना है कि ऊपर लिखना है पैथेटिक फैलेसी और नीचे लिखना है राइटर का नाम जिसने टर्म कोइन किया। क्लियर फ्रेंड्स? ज़रूर मुझे कमेंट कर दें। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पर्पल पैसेज। क्या होता है पर्पल पैसेज? चलिए ऑप्शन पढ़ लें, बहुत सारी चीज़ें यहीं समझ में आ जाएंगी। अ सडन हाइटनिंग ऑफ स्टाइल, अचानक से ही हाइट हो जाना स्टाइल का, विच मेक्स अ सेक्शन ऑफ वर्क स्टैंड आउट अमंग द रेस्ट, और जो क्या करता है किसी एक सेक्शन को बिल्कुल अलग कर देता है बाकी सेक्शन से। पर्पल पैसेज। अ सडन फॉल इन स्टाइल, एक तो सडन राइज स्टाइल है और एक सडन फॉल है स्टाइल में। तो फ्रेंड्स अब बात राइज और फॉल की आ गई है। चलिए, विच रिवर्स द टोन ऑफ ऑल द फोरगोन पैसेज, जो टोन की बाकी जो पैसेज है उसकी टोन की वो टोन ही अलग कर देता है। अ पैसेज रिटन इन ग्रैंड एंड हाइटेंड स्टाइल एंड ट्रीटिंग अ रिडिकुलस थीम फॉर कॉमिक इफेक्ट, एक ऐसा पैसेज जो एक ग्रैंड स्टाइल में लिखा होता है और ट्रीट करता है एक रिडिकुलस थीम को एक कॉमिक इफेक्ट के साथ। A passage expressing a delicate and amorous theme and emotion creating an emotional effect on the reader। तो फ्रेंड्स अब देखिए पर्पल पैसेज क्या है। पर्पल पैसेज की अगर मैं बात करूं तो अचानक में ही क्या होता है, जब कहीं जो स्टाइल है वो हाइट पे पहुंच जाता है, किसी वर्क में कोई वर्क चल रहा है, कोई ऐसे लिखा जा रहा है, उसी में चलते चलते ऑथर कहीं किसी सेक्शन में अपने स्टाइल को बहुत ऊंचा कर देता है, तो वो ही पर्पल पैसेज होता है। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो ये जो ऑप्शन आपका जो फर्स्ट वाला दिख रहा है ये क्या है, ये पर्पल पैसेज है, सडन हाइटनिंग ऑफ स्टाइल। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए भाई क्लियर है तो आगे भी बढ़ जाते हैं। वॉट इज द टर्म यूज्ड इन मीन अ सडन चेंज ऑफ फॉर्च्यून इन ए प्ले ऑफ स्टोरी। बहुत बार क्वेश्चन आया है टीजीटी और पीजीटी की अगर बात करें, इतनी बार आया है आई कांट काउंट, अक्सर पूछा जाता है, फिर भी लोग गलत कराते हैं फ्रेंड्स। अब क्या है देखिए, हमरेशिया है, एनाग्नोरिसिस है, पेरिपेशिया है या नेमेसिस है। तो पहले तो जो चारों टर्म्स हैं इनको फ्रेंड्स ज़रा अपने स्तर से एक बार चेक कर लेना, क्या है हमरेशिया, क्या है एनाग्नोरिसिस, क्या है पेरिपेशिया, क्या है नेमेसिस, क्या है। अगर कहूँ कमेंट करके बता दो तो कमेंट भी लेंदी हो जाएगा, तो कमेंट को तो मैं यहाँ नहीं कहूँगा आपसे, वरना टाइप में ही आप बहुत टाइम लगाओगे। तो फ्रेंड्स क्या है देखिए, जब प्ले में किसी कैरेक्टर के भाग्य में कोई चेंज आ जाता है, सडन चेंज आ जाता है और वो उसके डाउनफॉल की तरफ उसको ले जाता है, तो उस सडन चेंज को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पेरिपेशिया। क्लियर फ्रेंड्स? किसी प्ले में या स्टोरी में ये घटना घटती है, क्या है फ्रेंड्स, पेरिपेशिया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स अ सॉन्ग, कि ऐसा सॉन्ग यूजुअली ऑफ लव सॉन्ग बाय नाइट अंडर ए लेडीज विंडो, एक लेडी की विंडो के नीचे गीत गा रहा है प्रेमी रात को, और रात को गीत गा रहा है, तो उस गीत को हम क्या नाम दें फ्रेंड्स, थ्रिनोडी दें, बेथोस, डॉगरल या सेरेनेड। थ्रिनोडी, बेथोस, डॉगरल और सेरेनेड। फ्रेंड्स थ्रिनोडी, बेथोस तो भी पढ़ाए हैं, बाकी शायद आपने नहीं नाम भी नहीं सुना हो। चलिए कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन की बात करें
तो ये जो सॉन्ग्स होते हैं जो अक्सर जो प्रेमिका की खिड़की के नीचे गाए जाते हैं, कब रात को गाए जाते हैं, उन ऐसे सॉन्ग्स को हम कहते हैं फ्रेंड्स सेरेनेड। क्लियर फ्रेंड्स? क्या? सेरेनेड। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं फिर। यस, और डेफिनेटली अब तक का मैं कहूँगा बेस्ट क्वेश्चन ये आया है। यू विल लीव, और बेस्ट क्या फ्रेंड्स, सारे ही बेस्ट है, किसको आप कम आंकेंगे, एक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है लेक्चर। यू विल लीव एट वंस बाय द टाउन ड्रेन, कि तुम चले जाओगे, तुरंत चले जाओगे, किसके द्वारा? बाय टाउन ड्रेन। अब फ्रेंड्स ये टाउन तो बात समझ में आ रही है, लेकिन ड्रेन क्या होती है? ड्रेन तो नाली होती है। और अब क्वेश्चन का ज़रा, इस सेंटेंस का ज़रा आंसर और मीनिंग भी निकाल लें। यू विल लीव, तुम तुरंत चले जाओगे, बात समझ में आ गई। कैसे जाओगे? बाय द टाउन, टाउन से जाओगे। अब टाउन से तो कोई जाएगा नहीं फ्रेंड्स। और ड्रेन, कैसी ड्रेन? नाली कैसी है? टाउन की नाली से जाओगे। कोई मतलब नहीं निकला सेंटेंस का। चलिए, मतलब नहीं निकला, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं जो मतलब ना निकले इस सेंटेंस का। अब एक्चुअल में यहाँ क्या है, देखिए यहाँ इनिशियल्स हैं उनको चेंज कर दिया। किसी भी एक ऐसी जो ये डिवाइस है जिसमें साउंड को अगर चेंज कर दिया जाता है, और कैसे चेंज कर दिया फ्रेंड्स, यहाँ चेंज कर दिया। देखिए अब ज़रा ध्यान दें, ड्रेन और टाउन, इनमें तो इन दोनों के जो लेटर्स हैं, जो टाउन में और ड्रेन में, इनको ज़रा चेंज कर दे। तो टाउन के जो लेटर है, टाउन, और ड्रेन, RAIN, ड्रेन, इनके ज़रा चेंज कर दे। यानी जो टी दिख रहा है टाउन में, ये लगा दो आप ड्रेन में, तो यहाँ टी, और जो ड्रेन का डी है वो लगा दो यहाँ। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, ये सेंटेंस है, यू विल लीव एट वंस बाय द डाउन ट्रेन, की जो अप ट्रेन है या जो डाउन ट्रेन है उसके द्वारा तुम तुरंत चले जाओगे। तो यानी इसमें क्या होता है, जब कोई साउंड, इस फिगर स्पीच में क्या है, टर्म में, जब जो साउंड होती है फ्रेंड्स लेटर्स की, उसको हम इंटरचेंज कर देते हैं। क्लियर? अब डाउन ट्रेन बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? तो टाउन ट्रेन तो कुछ नहीं है, ये क्या था, ये डाउन ट्रेन था, लेटर चेंज कर दिया ऑथर ने। तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं? पहले तो क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। चलिए, अब ये जो टर्म होता है फ्रेंड्स, यू विल लीव एट वंस, जिसमें इनिशियली हम लेटर्स को चेंज कर देते हैं, इसको कहते हैं फ्रेंड्स स्पूनिरिज्म। स्पूनिरिज्म, स्पून से वर्ड बना है, स्पूनिरिज्म। मैलाप्रोपिज्म, सॉलिसिज्म और सार्केज्म कुछ नहीं है, ये तो स्पूनिज्म है। क्लियर फ्रेंड्स? टर्म क्लियर है, क्वेश्चन भी क्लियर है, तो चलिए बड़ी अच्छी बात है, क्लियर है तो फ्रेंड्स। द मूवमेंट इन आर्ट एंड लिटरेचर, आर्ट और लिटरेचर में एक ऐसा मूवमेंट एम्फसाइजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द इमेजिनेशन एज रियलाइज्ड इन ड्रीम्स एंड प्रेजेंटेड विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, कि जो रियलाइज्ड किया गया इन ड्रीम्स, ड्रीम्स में, और प्रेजेंट किया गया विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, बिना किसी कॉन्शियस कंट्रोल के, विच डेवलप्ड इन फ्रांस, जो फ्रांस में डेवलप हुआ, और जिसका लीडर था एंड्रे ब्रेटॉन, एंड्रे ब्रेटॉन की लीडरशिप में। यानी एक मूवमेंट, और किस में डेवलप हुआ था फ्रेंड्स, ये जी भी मैं बता दूं, वो आर्ट और लिटरेचर दोनों में ये मूवमेंट डेवलप हुआ था। और इसमें क्या था, जो इमेजिनेशन थी उसको ड्रीम में एक्सप्रेस किया गया, और बिना किसी कॉन्शियस कंट्रोल के। तो इस इमेजिनेशन की अगर बात करें फ्रेंड्स, अगर आपने एंड्रे ब्रेटॉन के नाम पे कोई टर्म पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको आंसर भी इसका पता होगा। और फ्रेंड्स ये जो आपका ऑप्शन है, देखिए सिंबॉलिज्म नहीं था, इमेजिज्म नहीं था, इमेजिज्म को भी आप पढ़ा है पीछे, और सरेलिज्म और मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए जो आंसर है आपका वो है सरेलिज्म। सरेलिज्म मूवमेंट की यहाँ बात हो रही है। क्लियर फ्रेंड्स? सरेलिज्म। और अगर आप इन मूवमेंट्स की हिंदी कहोगे तो फ्रेंड्स इनकी तो हिंदी भी मैं आपको नहीं अवेलेबल करा पाऊंगा, क्योंकि जो लिटरेरी टर्म्स है, मूवमेंट्स है, इनकी कोई हिंदी मुझे नहीं लगता कोई होती भी है। चलिए,
किल द बॉयज एंड द लगेज, बॉयज को और लगेज को मार दो। दिस स्टेटमेंट इन विच किल इज इनकरेक्टली रिलेटेड टू सेकेंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए किल द बॉयज, यहाँ तो सेंटेंस में बात समझ आती है फ्रेंड्स, लेकिन हमने कहा कि किल द बॉयज लड़कों को मार दो और किसको मार दो, लगेज को, तो इस लगेज के लिए तो किल वर्ब यूज नहीं होगी। लेकिन ऐसे भी पीसेज लिटरेचर में होते हैं, तो ये कह रहा इनकरेक्टली रिलेटेड है सेकंड ऑब्जेक्ट से, यानी इससे ये इनकरेक्टली रिलेशन है इसका। लेकिन ये किसका एग्जाम्पल है, सोलिसिज्म का, स्पूनिज्म का। स्पूनिज्म अभी पढ़ लिया हमने, क्या है फ्रेंड्स, पन का, जियोग्मा का। और फ्रेंड्स सोलिसिज्म को छोड़ दे तो देखिए बाकी तीनों तो हमारी समझ में आ गए। स्पूनिज्म पता लग गया, पन पता है हमें, और जियोग्मा भी पता है, लेकिन शायद अब ना पता लग पा रहा हो, तो चलिए कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर एक सब्जेक्ट तो रिलेट होता है वर्ब से, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट को देख के ऐसा लगता है कि वो बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है जिसमें सब्जेक्ट रिलेट नहीं होना था लेकिन ऑथर ने रिलेट कर दिया, तो ऐसे ऑप्शन को, ऐसे जो टर्म को हम कहते हैं फ्रेंड्स, वो कहते हैं ऐसी फिगर स्पीच को जियोग्मा, और जिसका दूसरा नाम भी एक होता है योग, जियोग्मा या योग। क्लियर फ्रेंड्स। अब डिटेल में पढ़ना है, जियोग्मा पढ़ा रखी है मैंने हालांकि आपको, तो वहाँ से आप देख सकते हो इसको एक बार। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ क्वेश्चन मीटर के आ गए। द फीट ऑफ टू सिलेबल in which the unstressed syllable preceded the stressed one। पहले unstressed होता है फिर stressed होता है, unstressed precedes the stressed। तो ये कौन सी सिचुएशन होती है फ्रेंड्स, ये होती है iambic, unstressed and stressed। क्लियर फ्रेंड्स। ट्रॉकेइक, डाइटेक्लिक, डाइटाइलिक और एनापेस्ट नहीं है, आंसर है इसका आयम्बिक। आयम्बिक पेंटामीटर का आपने नाम डेफिनेटली सुना होगा, लेकिन फ्रेंड्स अगर हम बात करें प्रोसोडी की, तो वहाँ जो मीटर है शायद आपने मीटर को ना स्टडी किया हो कभी, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी यूनिवर्सिटी में मीटर पढ़ाया भी जाता है या लिटरेचर के किसी लेवल पे पढ़ाए जाते हैं फ्रेंड्स। हालांकि मुझे जानकारी भी नहीं है क्योंकि मैं तो एमए का स्टूडेंट रहा हूँ और फ्रेंड्स मैंने प्राइवेट एमए किया। चलिए डजंट मैटर, बात कर लेते हैं ट्रोकेइक में क्या होता है फ्रेंड्स। इस ट्रोकेइक की अगर बात करें तो ट्रोकेइक में एक पहले तो स्ट्रेस्ड होता है और उसके बाद अनस्ट्रेस्ड होता है, यानी पहले एक स्ट्रेस लेवल होता है और बाद में अनस्ट्रेस्ड होता है। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। स्ट्रेस्ड syllable is followed by an unstressed syllable। तो ट्रोकेइक क्या है, एक स्ट्रेस लेवल फॉलोड अनस्ट्रेस्ड। और ऑप्शन तो फ्रेंड्स क्या फर्स्ट वाला ऑप्शन भी तो यही नहीं, यहाँ टू कह रहा है, यहाँ टू कह रहा है, यहाँ वन और यहाँ वन, तो सी और डी में से आपको चूज करना है। तो ये क्या है, स्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। क्लियर फ्रेंड्स। स्ट्रेस जब फॉलोड किया जाता है अनस्ट्रेस से तो वो होता है, क्या होता है, ट्रोकेइक, यानी आंसर आपका हो गया यहाँ सी वाला। तो फ्रेंड्स इनको ये जो आ रहे हैं ये लिटरेरी जो मीटर ये आपके आ रहे हैं, इनको तो बेटर ये है कि ये जो मीटर है डिटेल तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, बस इनको आप याद रख लीजिए कि इसमें ट्रॉकिंग में क्या है, ना पेस्ट में क्या है, डेक्टाइल में क्या है, या आयम में क्या है। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए इसमें भी बात कर लेते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ए फीट ऑफ थ्री सिलेबल, ठीक है फ्रेंड्स, अभी तो दो सिलेबल की बात हो रही थी। इन विच टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल precedes the stressed one। unstressed, stressed, UUS।
और फ्रेंड्स अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड ये किस में होते हैं फ्रेंड्स? ये आपको मिलेंगे 3 सिलेबल। और ये जो फ्रेंड्स जो पहला वाला आपको ये टर्म दिख रहा है एनापेस्ट, ये एनापेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक होता है। एनापेस्ट में आपको इस तरह से 3 सिलेबल मिलते हैं। और क्या मिलते हैं फ्रेंड्स? 2 अनस्ट्रेस्ड और किससे पहले? प्रीसीड्स द स्ट्रेस्ड वन। चलिए अब क्या कह रहा है फ्रेंड्स? एनापेस्ट का उल्टा कह रहा होगा, 2 अनएक्सेंटेड सिलेबल और फॉलोइंग द एक्सेंटेड वन। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रेंड्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका डेक्टाइलिक का। किसका फ्रेंड्स? डेक्टाइलिक। यानी 2 अनएक्सेंटेड मिलेंगे और फिर एक एक्सेंटेड सिलेबल मिलेगा। एम्फी ब्रेकेइक, एम्फी ब्रेकेइक, एम्फी ब्रेकेइक में क्या मिलेगा आपको फ्रेंड्स? द एक्सेंटेड syllable comes between the two unaccented, the unaccented syllable comes between the two accented, or the two accented syllable are followed by 2 unaccented syllable, or 2 unaccented syllable are followed by 2 accented syllable। 2 एक्सेंटेड अनएक्सेंटेड यहाँ डिफरेंस कर दिया है, द एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड यहाँ डिफरेंस कर दिया। तो फ्रेंड्स एक्चुअल में क्या होता है, देखिए जब एक्सेंटेड सिलेबल आता है और किसके बीच में आता है? 2 अनएक्सेंटेड के बीच में आता है। यानी आप कहें पहले अनएक्सेंटेड आया, फिर अनएक्सेंटेड आया और बीच में आया एक्सेंटेड। अगर ये वाली सिचुएशन है UAU की, अनएक्सेंटेड, एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड, तो डेफिनेटली ये जो सिचुएशन है ये है आपकी एम्फी ब्रेक की, एम्फी ब्रेक। बात क्लियर? शायद क्लियर का हाँ भी ना कर पाओ क्योंकि मीटर तो पढ़े नहीं है फ्रेंड्स। चलिए इनको लर्न कीजिए, फ़िलहाल मीटर पढ़ लेंगे, अगर टाइम मिलता है तो डिटेल भी इनकी मीटर की भी ले लेंगे, 2-4 लेक्चर इनके। टाइम पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टाइम। स्पॉन्डेइक फूट, स्पॉन्डेइक फूट क्या होता है फ्रेंड्स? स्पॉन्डेइक में देखिए इसमें जब जो 2 सिलेबल, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें 2 सिलेबल होते हैं स्पॉन्डेइक में। क्लियर फ्रेंड्स? और इसका दूसरा नाम स्पॉन्डी भी इसको कहते हैं, स्पॉन्डी से वर्ड स्पॉन्डेइक बन जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ जो स्पॉन्डेइक है इसमें है 2 सिलेबल होते हैं। और 2 सिलेबल कैसे होते हैं? अब यहाँ क्वेश्चन कह दिया इसने, स्ट्रेस्ड है अनस्ट्रेस्ड है। स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल या डिफरेंट सिलेबल। तो फ्रेंड्स यहाँ तो जो 2 स्ट्रेस्ड होते हैं तब स्पॉन्डी होता है, यानी इसमें केवल 2 फूट होते हैं और दोनों ही स्ट्रेस्ड होते हैं, स्पॉन्डेइक फूट। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आई तो फिर क्या करें, एंजॉय करें, नहीं आई तो चलिए और समझने की कोशिश करेंगे। What is the rhyming pattern? अब देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूं मैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं राइमिंग पैटर्न को लेके। राइमिंग पैटर्न अब कैसे पहचाने आप? बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ी समस्या आती है, लेकिन फ्रेंड्स बड़ा अनफॉर्चुनेट हो जाता है कई बार, राइमिंग पैटर्न को हम समझ नहीं पाते। और फ्रेंड्स कभी कभी तो कोई 1-2 कॉल ऐसी आती है, लोग पूछते हैं, जो कहते हैं TGT सिलेक्शन पा गए लोग, वो भी इस कॉल करते हैं कि सर इस पोएम में क्या राइमिंग स्कीम है। तो आई एम शॉक्ड, मैं शॉक हो जाता हूँ कि फ्रेंड्स आप राइमिंग स्कीम नहीं जानते, और लिटरेचर का स्टूडेंट अगर राइमिंग स्कीम नहीं जानता तो नॉट गुड फ्रेंड्स। चलिए क्रिटिसाइज में नहीं करता, मेरी आदत भी नहीं है किसी को क्रिटिसाइज करने की, लेकिन फ्रेंड्स वी शुड नो द राइमिंग पैटर्न, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बड़ा सिंपल सा काम है राइमिंग पैटर्न में, कुछ नहीं है फ्रेंड्स। किसी भी पोएम को देख के आप विद इन 10 सेकेंड्स आप राइमिंग समझ सकते हो क्या है पोएम की। तो यहाँ ये कह रहा है राइमिंग पैटर्न किस में मांग रहा है फ्रेंड्स? ला बेले डेम सेंस मर्सी, जॉन कीट्स की पोएम है
और जॉन कीट्स की पोयम है और बैलेड है पोयम, ये भी खास बात है, बैलेड है। और बैलेड अक्सर 4 लाइंस की पोएम्स होती हैं जो स्पेशली मेंट फॉर संग, जो गाने के लिए बनी होती हैं। क्लियर फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ तो राइमिंग स्कीम की बात है, तो आप शायद आप ला बेले डेमसन्स मर्सी की लाइन कभी अगर याद हो तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको रिकॉल करने की। व्हाट कैन एल दी नाइट एट पेल एंड, एक वर्ड और था फ्रेंड्स, पेल एंड लोनली लॉयटरिंग, व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, पेल एंड लोनली लॉयटरिंग। बस 3 ही लाइन याद आई फ्रेंड्स, चौथी में मिस हो गई। चलिए, अब दिमाग है कहाँ कहाँ क्या क्या याद रखेगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर राइमिंग स्कीम की पर्टिकुलर देखिए मुझे ध्यान आ रहा है, इस बैलेड में जो राइमिंग स्कीम फॉलो की है ऑथर ने, वो की है फ्रेंड्स ए बी और सी बी। ए बी सी बी। फ्रेंड्स, जो पहली लाइन है ये राइम नहीं कर रही है चारों लाइन में, लेकिन जो बी वाली लाइन है ये राइम कर रही है, यानी केवल दूसरी लाइन जो है वो राइम कर रही है। ए बी सी बी। बात क्लियर। तो ऑप्शन आपका ए बी सी बी, बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया। बी वाला ए बी सी बी और ए बी ए बी सी बी, यही है ऑप्शन आपका सी वाला फ्रेंड्स। क्लियर। ये बी सी बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। आइडेंटिफाई द स्पेंसेरियन स्ट्रिंजा फॉर्म राइमिंग पैटर्न। और फ्रेंड्स यहाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, और डेफिनेटली जितने भी राइमिंग स्ट्रिंजाज होते हैं, चाहे वो आपका राइम रॉयल हो, चौसेरियन स्ट्रिंजा हो, या स्पेंसेरियन स्ट्रिंजा हो, या आपका कोई कहना चाहिए टर्सेट हो, तो उन सब की एक राइमिंग स्कीम, और इवन आपकी जो ये फ्रेंड्स आपकी सोनेट्स होती है उनकी राइमिंग स्कीम भी पूछी जाती है, तीनों सोनेट्स की। तो फ्रेंड्स यहाँ स्पेंसेरियन स्टेंजा की अगर बात करें तो इसमें राइमिंग पैटर्न फॉलो होता है फ्रेंड्स। जस्ट ए मिनट, मुझे भी रिकॉल करना पड़ेगा, बहुत दिन हो गए राइमिंग स्कीम राइमिंग पैटर्न को देखे हुए, क्या है कैसे है। ए बी बी और सी बी सी सी, लास्ट के 2 वर्ड इसमें राइम करते हैं। तो लास्ट के 2 ये बी और डी में से डेफिनेटली इसका आंसर है फ्रेंड्स। और ए बी बी सी बी सी सी, ए बी सी नहीं फ्रेंड्स, ये बी वाला इसका आंसर है। स्पेंसेरियन स्टेंजा की बात करें तो राइमिंग आपको मिलेगी ए बी सी बी सी सी। क्लियर फ्रेंड्स। ये वाली राइमिंग पैटर्न आपको स्पेंसेरियन स्टेंजा में मिलेंगी। और लाइन अगर अब फ्रेंड्स बात भी आ जाती है कि अगर लाइन की बात करें तो लाइन कितनी होती है स्पेंसेरियन स्टेंजा में, ये लेटर गिन लीजिए कितने हैं, आपको पता लग जाएगा लाइन भी कितनी है। यहाँ जितने लेटर हैं उतनी लाइन्स होती हैं स्पेंसेरियन स्टेंजा में, क्योंकि कभी लाइन भी वो पूछ लेता है कि इस स्टेंजा में कितनी लाइन होती है। बायरोन इन हिज बेपो एंड कीट्स इन इजाबेला। कीट्स की इजाबेला में कीट्स ने भी कोई राइमिंग यूज़ की है, और वो राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी सी सी, ए बी। अब देखिए यहाँ ऊपर वाली तो राइमिंग है ही नहीं फ्रेंड्स, वरना तो स्पेंसेरियन स्टेंजा इसका आंसर हो जाता। क्लियर फ्रेंड्स। ए बी और सी सी।
और फ्रेंड्स ये ए बी ए बी ए बी सी सी है, ये डेफिनेटली क्या है, स्पेंसेरिया नहीं है, ये आपका इटालियन स्टेंजा है, इटालियन स्टेंजा है। उस इटालियन स्टेंजा की ये राइमिंग स्कीम है, तो ये ऑब्वियसली ये कीट्स ने इजाबेला में यूज़ किया और बायरोन ने बैपो में ये राइमिंग स्कीम यूज़ की। और वहाँ फ्रेंड्स ऊपर स्पेंसेरियन में 9 लाइन थी, लेकिन ये जो स्टेंजा है ये 8 लाइन स्टेंजा होता है, इटालियन स्टेंजा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं। हीरोइक कपलेट, हीरोइक कपलेट जो यूज़ होता है, हीरोइक कपलेट इज रिटन इन, किस में लिखा जाता है हीरोइक कपलेट? फ्रेंड्स डेफिनेटली आयम्बिक पेंटामीटर में हीरोइक कपलेट को लिखा जाता है। कुछ सोच विचार कुछ नहीं करना, आयम्बिक पेंटामीटर, आयम में लिखा होता है, पेंटामीटर में लिखा होता है, और आयम्बिक पेंटामीटर दिख जाए तो वो क्या है, हीरोइक कपलेट होता है। क्लियर? अब ये मत पूछ लेना कि हीरोइक कपलेट क्या होता है, हमने नाम भी नहीं सुना, डेफिनेटली सुना होगा फ्रेंड्स। Which of the following is alternatively known as the age of sensibility? और एज ऑफ सेंसिबिलिटी की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी को जाना जाता है एज ऑफ पोप, एज ऑफ मिल्टन, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। अब देखिए एलिमिनेट कर दो, वर्ड्सवर्थ नहीं है, मिल्टन नहीं है, पोप और जॉनसन में से है। तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी की अगर बात करें तो एज ऑफ जॉनसन जो रही है, एज ऑफ जॉनसन, उसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी जाना जाता है फ्रेंड्स। बात क्लियर? एज ऑफ जॉनसन को। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आज के टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। 50 क्वेश्चन तो हमें डिस्कस करने ही है। अफेक्टिव फैलेसी, अफेक्टिव फैलेसी, देखिए पैथेटिक फैलेसी आई थी, लेकिन ये अफेक्टिव फैलेसी है। इसको क्या कहा जाता है? एरर ऑफ इवेल्यूटिंग अ पोएम बाय इट्स इफेक्ट इन एन एसे, पब्लिश्ड इन 1946 बाय। देखिए अफेक्टिव फैलेसी क्या है फ्रेंड्स? एक ऐसी एरर होती है जो पोएम का जो इफ़ेक्ट होता है रीडर पे, उसको इवेल्यूट करने में, इवेल्यूशन में उसके जब हम गलती करते हैं वो कहलाती है अफेक्टिव फैलेसी। और फ्रेंड्स अफेक्टिव फैलेसी की अगर बात हो रही है तो अफेक्टिव फैलेसी को जो कॉइन किया, यहाँ बात कर रहा है एन एसे पब्लिश्ड इन 1946 बाय, ये तो फ्रेंड्स ब्रेडसली और मोनॉर्क ब्रेडसली और एसी ब्रेडली, इन दोनों के ऐसे थे फ्रेंड्स, जिसमें ये टर्म 1946 में यूज़ हुआ था। क्लियर फ्रेंड्स? यानी ए और डी, यहाँ बी और डी आप ये सॉरी ए और बी आपके दोनों ये फ्रेंड्स क्या हो रहा है ये, जस्ट ए मिनट, बी रिलैक्स। देखिए ये कह रहा है विमसेट और ब्रेडसली, ये विमसेट और ब्रेडसली, नॉट ब्रेडली फ्रेंड्स, आई एम कंफ्यूज्ड हियर। ये विमसेट और ब्रेडसली इन दोनों के जो एस्से थे उसमें ये टर्म दिया था 1946 में, यानी बोथ ए एंड बी, ये वाला आंसर आपका डी वाला ओके हो गया। दोनों ये राइटर थे जिनका एस्से था अफेक्टिव फैलेसी। आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट नैरेटिव प्रेजेंटेड सो एज टू स्ट्रेस द इम्प्लिसिट बट डिटेल्ड एनालॉजी between its components, parts, and a lesson or moral that a narrator is trying to bring home to the readers। तो फ्रेंड्स यहाँ कह रहा शॉर्ट नैरेटिव होता है, ठीक है, टू स्ट्रेस द इम्प्लिसिट बट डिटेल्ड एनालॉजी, डिटेल एनालॉजी कर रहा है, कंपोनेंट पार्ट्स में, लेसन मोरल में, नरेटर इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग होम टू द रीडर्स, जो नरेटर रीडर की तरफ लेके जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ जो बात कर रहा है फ्रेंड्स, ये पैराबल की बात कर रहा है। पैराबल, फैबल, एग्जाम्पलम और एलिगरी, कुछ नहीं फ्रेंड्स, ये बात पैरागल की यहाँ कर रहा है। आंसर आपका हो गया पैराबल।
एन एक्सट्रीमली पॉपुलर डिवाइस इन मिडिल एजेस, मिडिल एजेस में पॉपुलर डिवाइस की बात कर रहा है, विच वॉज ए स्टोरी टोल्ड एज ए पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ जनरल टेक्स्ट ऑफ अ सरमन। सरमन के जनरल टेक्स्ट को लेके स्टोरी होती है और फिर डेफिनेटली उसको हम कहते हैं एग्जाम्पलम। एग्जाम्पलम की ये बात हो रही है, ये ऐसी डिवाइस है जो मिडिल एज में स्टोरी बताने के लिए यूज़ की जाती है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पर। किसके फ्रेंड्स? ऑफ सरमन, सरमन को लेकर, उपदेश को लेकर। बात समझ में आई कि नहीं आई? और डिटेल पढ़नी हो एग्जाम्पलम की तो आप गूगल कर सकते हैं फ्रेंड्स। दाउ स्टिल अनरेविज्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, समझ गए होंगे किसकी लाइन आ गई, बड़ी फेमस सी, किसकी है फ्रेंड्स? दाउ स्टिल अनरेविज्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, ये जॉन कीट्स की लाइन आ गई है। चलिए, तो मैं कहूँगा कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बता दें ये कौन सी पोएम की है। अब चलिए क्या है क्वेश्चन भी देख लेते हैं। द रिपीटेशन ऑफ द आई साउंड इन द अबव लाइन्स इज एन इंस्टेंस ऑफ। अब यह रिपीटेशन है आई साउंड का। अब आई साउंड कहाँ है फ्रेंड्स? जस्ट ए मिनट, जरा आई को भी समझ लें। हाँ, क्वेश्चन बहुत बढ़िया आया है फ्रेंड्स, डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। देखिए यहाँ इस पूरी लाइन में बात करें, स्टिल में आई, अनरेविज्ड में आए, ब्राइड में आए, क्वाइटनेस में आए, और फ्रेंड्स इसके बाद आपको मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया स्लो टाइम, टाइम में आए। क्लियर फ्रेंड्स? और चाइल्ड में आए। तो फ्रेंड्स यहाँ जो आई का रिपीटेशन हो रहा है, और ये किसका रिपीटेशन हो रहा है? ये वोवल का रिपीटेशन हो रहा है। तो इस वोवल के रिपीटेशन को, बात समझ गए कैसा रिपीटेशन है, कैसे पहचानेंगे आप इस रिपीटेशन को? ये किसका एग्जाम्पल है? ये वाला रिपीटेशन। और इस रिपीटेशन को फ्रेंड्स हम कहते हैं एजोनेंस। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? एजोनेंस। एलिटेशन नहीं है, कॉन्सोनेंस नहीं है, एजोनेंस है ये रिपीटेशन। ये जो आई रिपीट होता हुआ दिख रहा है आपको, इसका रिपीटेशन है, यानी रिपीटेशन ऑफ आई साउंड, वोवल साउंड। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 50 भी डिस्कस कर लें। और 50 में कह रहा है एलिट्रेशन। चलिए, अब एजोनेंस की बात है तो डेफिनेटली भाई आप ये बात करेगा, एलिट्रेशन की भी करेगा। अच्छा, एजोनेंस में किसका रिपीटेशन कर रहे थे फ्रेंड्स? हम वोवल साउंड का। बात क्लियर? अच्छे से बात समझ गए? चलिए, अब एलिट्रेशन की बात करें तो इसमें रिपीटेशन होता है, किसका होता है? अरे मैं तो यही बताने जा रहा था फ्रेंड्स आपको किसका रिपीटेशन होता है, और यही इसने क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए, एलिट्रेशन रिपीटेशन होता है स्पीच साउंड में सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स यूजुअली अप्लाई टू कॉन्सोनेंट्स ओनली, वोवल्स ओनली, दोनों में, या अनस्टेड सिलेबल्स। किसका रिपीटेशन होता है? अभी जो आपने रिपीटेशन पढ़ा वो था वोवल साउंड का रिपीटेशन, लेकिन एलिट्रेशन की अगर आप बात करें, किसकी? एलिट्रेशन की, तो इसमें केवल और केवल कॉन्सोनेंट रिपीट होते हैं। एलिट्रेशन में फ्रेंड्स कभी भी वोवल रिपीट नहीं होते। वोवल रिपीट हो रहे हैं वो दिख जाएगा आपको एजोनेंस, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे हैं वो आपको दिख जाएगा एलिट्रेशन। क्लियर फ्रेंड्स? लेक्चर बहुत लेंदी हो गया, शायद बोरिंग भी हुआ हो आपके लिए, लेकिन इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए, अब जय हिंद, वंदे मातरम भी बोल दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे डेफिनेटली। हम आपको मैं 200-300 क्वेश्चन कम से कम यहाँ दे दूंगा इस टॉपिक को लेकर, जिसमें आपके सारी चीज़ें मिलेंगी। रिटोरिक प्रोसोडी भी मिलेगी आपको, और आपको जो मूवमेंट है वो भी मिलेंगे, और लिटरेरी टर्म्स भी यहाँ आपको मिलने वाले हैं। क्लियर फ्रेंड्स? नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।